अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर खालदा नसरीन हूँ। मैं HOD गायनी हूँ बहरिया मेडिकल कॉलेज में और कराची में, और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है NMC हॉस्पिटल में। और जो टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है वो फ़ीमेल इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी है, यानी कि वो ख़वातीन के जिनके अंदर औलाद नहीं होती है। ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम किसको कहते हैं कि भाई वो इनफर्टाइल या सब फर्टाइल है। यानी अगर 1 साल शादी हो जाए और मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हों और कोई और मसला मसाइल नहीं है और अगर उनके औलाद नहीं है तो ऐसे कपल को डॉक्टर के पास आना चाहिए मालूमात के लिए कि क्या वजह है। कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं कि जिनके पहले औलाद होती है और बाद में उनके नहीं हो रही होती है, तो उनको भी हम इसी ज़िम्रे में लेते हैं। अब जो इनमें से कॉमनेस्ट कॉज जो फ़ीमेल के अंदर हैं, यानी अगर आप ये समझें कि औरत का जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसके अंदर एक तो यूट्रस है जिसको आप लोग बच्चेदानी कहते हैं, उसके साथ 2 ट्यूबें या नल होते हैं और साथ 2 अंडेदानियाँ या बैज़ादानियाँ होती हैं ये, और बाकी हार्मोन्स होते हैं जो इन सब के ऊपर एक्ट करते हैं। तो हमें ये मालूमात करनी होती है कि उनकी यूट्रस ठीक है, उनकी ओवरीज ठीक है, उनकी ट्यूबें ठीक हैं और उनके हार्मोन्स ठीक हैं। तो ये 4 ग्रुप है जिसके अंदर मेनली हम लोग पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है ना। अब उसमें से जो मैं आज कॉमनेस्ट कॉज है जो कि मैं आज डिस्कस करूँगी वो ओवरी के रिलेटेड है। यानी कि ओवरी का काम होता है अंडे बनाना। ठीक है। और वही अंडा जो है ना वो फिर ट्यूब के अंदर दाखिल होता है और वहीं पे हमल ठहरता है और बाद में वो हमल जो है वो जाके बच्चेदानी में सेटल होता है। तो जो कॉमनेस्ट कॉज आजकल मैं देखती हूँ, मैं काफ़ी इनफर्टिलिटी डील करती हूँ जिसमें सारे सिंध से, जिसमें हैदराबाद है, बदीन है, लाड़काना, सखर, अफ़गानिस्तान, इवन कोयटा से बहुत मरीज़ आते हैं। ठीक है ना। और जो मैंने देखा है सबसे कॉमनेस्ट कॉज वो PCO है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये ऐसे जैसे वबा की तरह, ऑल्दो ये वबा नहीं है लेकिन 40% फीमेल्स में ये देखा गया है। और इसकी कोई एज, यानी कि इवन यंग लड़कियों में 13-14 साल की एज से ये शुरू हो जाता है और हमारे पास पूरी फैमिलीज़, क्योंकि ये जेनेटिकली प्रोन भी होता है। ठीक है। इसकी कॉज क्या है कि अक्सर पेशेंट या माएँ हमसे आके पूछती हैं ये कि क्यों होता है। इसके अंदर मेन कॉज तो ज़ाहिर है जेनेटिक, यानी कि आप मौरूसी तौर पे आप प्रोन होते हैं इसके होने के लिए, प्लस इसके अंदर डाइट भी है। यानी कि लोग कहते हैं कि चिकन, न सिर्फ चिकन बट इवन सब्जियां, फ्रूट वगैरह सब के अंदर हार्मोन्स डाले जाते हैं। अब वो चिकन जो 1 हफ्ते 1 महीने में उसको ग्रो करते हैं, उसको हार्मोन्स देते हैं। ठीक है ना। प्लस खाली चिकन नहीं, बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर। अब PCO के अंदर है क्या चीज़, इसमें अंडेदानियों में छोटे छोटे पानी के दाने बन जाते हैं। ठीक है। और उनमें से जो है ना हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब इसकी अलामात क्या हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इसको कहते हैं। खाली अगर ओवरी में सिस्ट है, सिस्ट क्या होती हैं? पानी की थैलियाँ होती हैं। ठीक है। और इसका जो अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करती है, आपके पास कैसे आती है। ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि उसके अंदर वेट गेन होता है। 85% पेशेंट ओबीज होती हैं लेकिन 15% पतली भी होती हैं। और उनके अंदर जैसे बाल आना, जिसको हम लोग हर्सूटिज़म कहते हैं, चेहरे के ऊपर बाल, बाकी बाल जिस्म में बढ़ जाते हैं, फिर उनके दाने आते हैं, एक्नी हो जाती है, फिर उनके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है। ठीक है। और क्या इसके अलावा मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या कुछ पेशेंट्स तो ऐसी हैं जिनको आते ही नहीं है और उनको दवाई लेनी पड़ती है कि पीरियड्स आ जाएँ। ठीक है ना। और उसके अलावा जो है उनके अंदर इसके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के अलावा जो मेन प्रॉब्लम होता है उनकी अपना जो साइकोलॉजिकल इशू है इससे रिलेटेड, कि उनकी ऐसी चीज़ें कि जिसमें वो फीमेल की हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है, यानी खूबसूरती नहीं रहती ना, तो वो इस मामले में बहुत डिप्रेस होती हैं। जब PCO वाली पेशेंट दरवाजे से एंटर होती है तो हमारा ऑलमोस्ट देख के ही हमें समझ आ जाती है कि इसको PCO है। ठीक है। फिर उसके एग्जामिनेशन हम लोग जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी उनके बाल हैं, फिर उसके बाद पता चलता है दाने भी हैं और वेट और BMI भी उनका ज़्यादा होता है। ठीक है। और अब उसको हमने डायग्नोज़ करना
पक्का करना है कि भाई ये क्या किस तरह से करना है। वैसे तो इसकी डायग्नोसिस हार्मोन्स भी होते हैं जो कि चेक कराते हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये बहुत डायग्नोस्टिक है। यानी कि जब अल्ट्रासाउंड, अगर तो पेशेंट मैरिड है तो ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड, जब अंदर वाला अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसके अंदर जैसे आप टेलीफोन डायल अपीयरेंस या पर्ल नेकलेस, यानी जैसे नेकलेस होता है उसमें गोल 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 मोती होते हैं, इसी तरह ओवरी के अंदर आपको ये छोटे छोटे सिस्ट नज़र आते हैं। और इतना मतलब ज़बरदस्त पता चलता है कि लाइक समझ आ जाता है कि डायग्नोज हो जाता है वहीं पे, यानी जिस दिन पेशेंट आती है उसी वक्त उसका डायग्नोसिस हो जाता है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर, उसकी एग्जामिनेशन पे और उसके अल्ट्रासाउंड पे। फिर अगर मज़ीद आपने कराना है तो इसके लिए हम हार्मोन्स भी टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है पेशेंट का तो अब हमने जो है उसके ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट का क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी काउंसलिंग में जो है ना, अक्सर लोग हम इस बात को भूल जाते हैं, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर द पेशेंट एज अ होल, ठीक है, जिसमें एक तो उसकी औलाद भी नहीं है, एक उसकी खूबसूरती भी अफेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो आपने एक एक इशू को बैठ के डिस्कस करना है। आप डायग्राम बना के मैं उनको ड्रॉ करके बताती हूँ। इसमें मेन वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन एक हार्मोन है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो बॉडी में है तो सही है लेकिन वो अपने टारगेट पे जाके काम नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा होता है और इसका हम लोग ब्लड में टेस्ट भी कराते हैं फास्टिंग में, ठीक है। अब जब भी इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा होगा उसके मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अब जब मेल हार्मोन बढ़ते हैं तो उसी की वजह से ये दाने और लाइक बाल आना और लाइक पीरियड्स कम हो जाना, ना आना और वेट गेन जो हो रहा है, ये सब कुछ उससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो उसकी आपको काउंसलिंग में एक तो ये बताना होता है कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपने आप को बिल्कुल चेंज करें। उसमें मैं आपको ये बताऊं कि 80% ट्रीटमेंट जो है इसका वो है वेट रिडक्शन। यानी मैं इसके ऊपर इतना बोलती हूँ कि लाइक अगर पेशेंट को मैं अगर समझे कि 10-15 मिनट देती हूँ तो उसमें शायद मैं 5-6 मिनट तो सिर्फ वेट रिडक्शन पे उनसे बात करती हूँ। और लाइक मैंने चार्ट्स बनाए हुए मैं उनको देती हूँ कि हर संडे के संडे आप सुबह उठ के पहले वेट करें, ठीक है, और उसके बाद जो है वॉक करें, जिम करें, ठीक है, और डाइट प्लान जो है मैं डाइटिशियन के पास ज़रूर रेफ़र करती हूँ कि आप डाइट प्लान लें, क्योंकि ये 80% ट्रीटमेंट है और ये उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो इस मुल्क में नहीं है, जो बाहर हैं, जो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप उनको ये कहें कि भाई आप वेट रिडक्शन कर लें प्लस मैं बाद में मेडिसिन बताऊँगी वो मेडिसिन ले लें, तो यकीन करें अगर मैंने 10 लोगों को ये मशवरा दिया है तो उनमें से 8 प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन होता ये है कि इनके अंदर लाइक टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की, तो इनके अंदर वेट रिडक्शन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब भी करते हैं इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। तो इसीलिए आपके साथ भी मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो मेडिकल है और सर्जिकल है। अब मेडिकल में क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा सबसे पहले एम तो यही है कि ये जो सिस्ट हैं ये ख़त्म हो जाएं, ठीक है ना। उसके लिए दवाइयाँ आती हैं मेटफॉर्मिन जैसे जो शुगर वाले भी यूज़ करते हैं, अमूमन जो है ये ग्लूकोफेज के नाम से आती है और लाइक इतनी कॉस्टली भी नहीं है, 500 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, वो हम ट्वाइस डेली देते हैं 2 दफ़ा। उससे पेशेंट्स को बहुत मसला होता है कि तो शुगर वाली दवाई है, हमारी शुगर कम हो जाती है, हमें चक्कर आते हैं। यकीन करें कि इस दवाई की खूबसूरती ये है कि इससे शुगर लो नहीं होती है, तो आपने उनको कहना है कि ये आपने लेना है। लेकिन अलोन ग्लूकोफेज इतना काम नहीं करती, इसके साथ हमें जो लेटेस्ट दवाई है वो इनॉसिटॉल है, ठीक है। और मैं भी लाइक कितने सालों से, तकरीबन 11 साल तो मुझे भी एनएमसी में हो गए हैं और उससे पहले मैं फ़ौज में थी, PNS शिफा में, वहाँ भी इतना अर्सा मैंने काम किया है। लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हम लोग इनॉसिटॉल दे रहे हैं और जो दवाई मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 7 साल से, उसका नाम मैकफेम है। ये भी इनॉसिटॉल है, इसकी लाइक साशे फॉर्म में भी है और टैबलेट फॉर्म में भी है और लाइक जो भी आप यूज़ करना चाहें ये हम लोग ट्वाइस डेली देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों दवाइयों का मकसद यही है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो इंसुलिन हार्मोन का मसला है वो ठीक करता है। जब इंसुलिन कम होता है तो मेल हार्मोन्स भी कम होते हैं और लाइक उनके ये सारे मसले हल हो जाते हैं, यानी कि इससे उनका वेट रिडक्शन भी होता है। इससे लाइक जो बाल आ गए हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे, उसके लिए तो उन्हें लेज़र या थ्रेडिंग या वैक्सिंग या जो भी करना है वो कराएंगी, लेकिन मज़ीद आने से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और एग्स भी बनेंगे, मेंस्ट्रुएशन भी नॉर्मल हो जाएगी और प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दवाई हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट है वेट रिडक्शन के बाद।
फिर उसके बाद जैसे अब मरीज़ आते हैं मेनली हमारे पास, या अगर तो अनमैरिड आती हैं लड़कियां, उनको ये होता है कि हमारा साइकिल रेगुलर हो, तो वो फिर हम साइकिल रेगुलर करने की भी दवाइयां देते हैं जिसके अंदर एंटी एंड्रोजन्स होते हैं। तो वो 21 दिन की दवाई होती है। पेरेंट्स बड़े वो होते हैं कि ये तो फैमिली प्लानिंग वाली पिल्स हैं, लेकिन जब उसका इलाज ही यही है, और यकीन करें वो देने से उनकी स्किन भी बेहतर हो जाती है कि 3 महीने के लिए देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो कंटिन्यू करना चाहती हैं क्योंकि उनके स्किन की एक्ने भी ठीक हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद साइकिल भी रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो मैरिड हैं और जो बच्चे के लिए आई हैं उनको हम ये नहीं देंगे। उनको हम क्या देते हैं, क्लोमिफिन देते हैं, यानी कि ओवुलेशन पिल्स देते हैं। फिर उनको इंजेक्शंस भी देते हैं एग्स बनाने के लिए। और मैं ये बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड खुद करती हूँ, मैं ट्रांसवेजाइनल भी और एब्डोमिनल भी। तो मैं उनको दवाई देती हूँ, इंजेक्शन देती हूँ, और मैं फिर वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की डेट देती हूँ। इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल ट्रैकिंग। तो उनको यूजुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो मैं एक ही दफ़ा बुलाती हूँ देखते हुए कि उनका साइकिल किस तरह का है। 12 या 13 डे पे बुलाती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि एग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। और अगर तो अच्छा एग बना हुआ हो तो फिर उसके लिए एग को रप्चर करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। और उसके बाद वाला जो हफ्ता होता है वो हमल का हफ्ता होता है, जिसमें हम एडवाइस देते हैं कि इस हफ्ते में आपने इंटरकोर्स करना है, ठीक है ना। और यकीन करें ये ट्रीटमेंट इतना रिवॉर्डिंग है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे तकरीबन 1-2 पेशेंट हर रोज़ कंसीव करते हैं। और ऐसे भी अब पेशेंट आते हैं कि जो पहले भी ट्रीटमेंट पे कंसीव किया और अब फिर वो दोबारा ट्रीटमेंट लेने आए हैं। अभी कोई पिछले हफ्ते पेशेंट आई, कहती है डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा भी मैंने वेट रिड्यूस किया था, मैं प्रेग्नेंट हो गई और अभी जो है मैंने 15 किलो वज़न कम किया है और अभी मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ। यानी कि ये ट्रीटमेंट और दवाई वगैरह ऑफ कोर्स उसको हमने दी थी ना, ठीक है। तो ये तो सारी मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई। अब इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट मैंने बात की थी। सर्जिकल में क्या है कि जब ये सब ट्रीटमेंट फेल हो जाए और पेशेंट किसी तरह कंसीव नहीं कर रही, तो फिर हम इसकी लेप्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें बटन होल जो है हमारा बेली बटन है उसके नीचे छोटा सा कट आता है तकरीबन आधे इंच का, उसके अंदर लेप्रोस्कोप या दूरबीन डाल के और साइड से भी हम अपने औजार डालते हैं जिसमें वो जो सिस्ट होते हैं ओवरी में उनको पंक्चर करते हैं। उसके करने से इनकी ओवुलेशन या एग बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है ना ये बिल्कुल एंड में होती है और बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली पेशेंट जो हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ और दवाइयों के साथ और ओवुलेटरी ड्रग्स के साथ कंसीव कर जाते हैं। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को जो अभी छोटी छोटी हैं 12-13 साल की हैं जिनके वेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, उनको आप डाइटिशियन के पास लेके जाएं, उनका सीरम फास्टिंग इंसुलिन कराएं और उनको डाइट कराएं, अभी से कराएं। अब यकीन करें उनके इंसुलिन, मेरी अपने फैमिली में एक बच्ची है वो अभी मेरा ख्याल में 8-9 साल की है एंड शी वॉज गेनिंग वेट। तो जब हमने डाइटिशियन के पास गए उसने फास्टिंग इंसुलिन कराया तो उसका ज़्यादा था और उसको डाइट कराने से ही वो बच्ची रिड्यूस हो गई, उसका इंसुलिन भी कम हो गया है। तो ये वो बच्ची थी जो बाद में जाके PCO पे एंड होती। तो ये पहले से ही यंग एज से ही आपको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। और जीन्स में होता है, फैमिली में होता है, तो अगर एक बेटी को है तो बाकी बेटियों को भी होगा, कज़न्स को भी होगा, फैमिलीज़ की फैमिलीज़ मेरे पास आती हैं। तो ये अवेयरनेस होना आप सब में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपना वेट जो है ना वो कंट्रोल करें और जो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर देता है उसको बाकायदगी से लें। थैंक यू सो मच।